हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद संजय सर। आइए, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट पे, साथ ही साथ में जो नए अपॉइंटमेंट गवर्नर की पोस्ट पे और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पे हुए हैं और रिशफल हुए हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के द्वारा जो नई नियुक्ति करी गई हैं राज्यपाल और उपराज्यपाल पे, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये एक तरीके से आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे, साथ ही साथ में अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन में गवर्नर से रिलेटेड सारे सारे टॉपिक, सारे सारे डाउट आपके क्लियर कर देगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट में। स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? यहाँ पे गवर्नर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 के साथ में बात करेंगे कि गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन इनको अपॉइंट करता है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनका नेचर ऑफ ऑफिस क्या है, इनके टर्म कितने समय तक ये अपने ऑफिस को संभाल सकते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर बिहार, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट आपको, मिजोरम, तमिलनाडु में अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले या रीशफल देखने को मिले बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड दिल्ली में भी यहाँ पर नए अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले। पीके सक्सेना जो कि पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको अब लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। साथ ही साथ में दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट में, राज्य में संवैधानिक जो सबसे सर्वे सर्वा है, यहाँ पर सर्वोच्च व्यक्ति है, वो हमारे गवर्नर या राज्यपाल होते हैं स्टेट के अंदर। इनके ही कंपैरेटिवली सेंटर में, सेंट्रल लेवल पे आपके प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। गवर्नर को अपॉइंट करने का काम भी यहाँ पर किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन नामों को यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में भेजती है, उन्हीं को रिस्पेक्टेड स्टेट का यहाँ पर गवर्नर, राज्यपाल बना दिया जाता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ऑन हिज हैंड एंड सील, मतलब जो यहाँ पर उनके द्वारा मोहर लगा के अपॉइंट किया जाता है, उनके द्वारा एक गजट पेपर जारी किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस, भारत में इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट करने का, यस, यूएसए में जो अलग अलग स्टेट है 51, वहाँ पर गवर्नर का इलेक्शन होता है। ये कॉन्सेप्ट जो हमारी संवैधानिक समिति या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, उस समय भी ये बात हुई कि जो गवर्नर है उसकी पोस्ट को यहाँ पर क्या बनाया जाए, इलेक्टेड बनाया जाए, सेलेक्टेड बनाया जाए, या नॉमिनेटेड जिसको कहा जाता है, या यहाँ पर अपॉइंटेड बनाया जाए। तो बात समझिएगा, जो गवर्नर होते हैं हमारे, वो अपॉइंटेड होते हैं आफ्टर द सिलेक्शन और नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्टेड नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि स्टेट के अंदर भी यहाँ पर जो सीएम होते हैं आपके, वो भी इलेक्टेड होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था क्योंकि सीएम भी इलेक्टेड हो जाएंगे और गवर्नर भी अगर इलेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को नहीं लाया गया। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कनाडा से लिया गया है, क्योंकि कनाडा के मॉडल में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल है और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि एक्स वाई जेड राज्य के यहाँ पर राज्यपाल एक्स वाई जेड पर्सन को बनाया जाए। आई होप दिस मच क्लियर। नेचर ऑफ ऑफिस यहाँ पर डिफाइन किया गया है नॉमिनी को, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 के बाद। उसके साथ साथ में टर्म ऑफ ऑफिस जो उनका होता है, ये यूजुअली 5 ईयर कहा जाता है, बट यूजुअली इसको कहा जाता है एज अ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत ऑफ द राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, निर्णय अनुसार। तो भारत में आप यहाँ पर बात करोगे तो इन सभी राज्यों में आपके नए अपॉइंटमेंट आपको अभी रिसेंटली देखने को मिलेंगे। मैप बता दिया है ताकि आप मैप से इसको क्या है आसानी से समझ सकें। ये कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी लंबे समय बाद आपके पास लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि सारे अपॉइंटमेंट हो जाए, उसके बाद मैं डिटेल स्ट्रक्चर में इसको यहाँ पे आपके सामने ला सकूँ। तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप बात करें तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न पार्ट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे भाग होते हैं। टोटल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग या पार्ट थे वो टोटल 22 थे। टोटल कितने थे? 22 थे। अभी कितने हो गए? यहाँ पर 25 हो गए। जैसे पार्ट 1 हमारी बात करता है यहाँ पर ऑफ इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट। दूसरा पार्ट 2 हमारी यहाँ पर बात करता है सिटीजनशिप, नागरिकता पे। पार्ट 3 यहाँ पर बात करता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन स्टेट पॉलिसीज, राज्यों के नीति निर्देश तत्व। पार्ट 4A जो कि बाद में जोड़ा गया था, जिसको हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं या मौलिक कर्तव्य के रूप में जानते हैं। पार्ट 5 जिसको हम लोग यूनियन या केंद्र के रूप में जानते हैं, संघ के रूप में जानते हैं। पार्ट 6 जिसको हम लोग स्टेट के रूप में जानते हैं। तो आज जो हम दोनों डिस्कशन करेंगे वो पार्ट 5 और पार्ट 6 के जो सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे कि सेंटर में, यूनियन में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, उसी प्रकार से स्टेट में यहाँ पर क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। और दोनों को इसी प्रकार से समझना चाहिए, इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपैरेटिव पढ़ते हैं केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी, जब कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो और बेहतर तरीके से हमको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आती हैं। ये
रीशफल क्यों किए गए? क्योंकि वेस्ट बंगाल के सीवी आनंद बोस ने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया, पोस्ट वैकेंट हो गई वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में जैसा आपको पता है कि इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए गए हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पोस्ट को वैकेंट रखा नहीं जा सकता था, इसीलिए यहाँ पर 6 मार्च को अनाउंस कर दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पर नए गवर्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर गवर्नर को रीशफल किया गया है, मतलब एक स्टेट से हटाकर उनको दूसरे स्टेट में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। इसमें से अगर आप बात करोगे तो 60% पॉलिटिशियन है, 20% आप लोग डिप्लोमेट देखने को मिलेंगे, मिलिट्री पर्सन 20% आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पूरा प्रॉपर है। 9 स्टेट्स और यूटीज़ में नए गवर्नर और एलजीज़ को ट्रांसफ़र किया गया है, चेंज किया गया है। जैसे आर.एन. रवि जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे, उनको अपॉइंट किया गया है एज़ अ वेस्ट बंगाल का गवर्नर। तरनजीत साधु फॉर्मर यूएसए डिप्लोमेट थे, उनको अपॉइंट किया गया है एलजी ऑफ दिल्ली। विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के पहले एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब उनको एलजी बना दिया गया है लद्दाख का लेफ्टिनेंट यहाँ पे गवर्नर। शिव प्रताप शुक्ला जो गवर्नर थे पहले हिमाचल प्रदेश के, उनको अब अपॉइंट किया गया है तेलंगाना का। जिनशुदेव वर्मा जो कि इसके पहले तेलंगाना के थे, उनको नया अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र का गवर्नर। सैयद अता सैयद अता हसनैन इनको अपॉइंट किया गया बिहार का, इसके पहले मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। नंद कुमार यादव नागालैंड, ठीक है। कविंद्र गुप्ता जिनको हिमाचल प्रदेश का अपॉइंट किया गया है, इसके पहले ये एलजी थे लद्दाख के। और तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि करंटली यहाँ पर केरला के आपके गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जरा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो पार्ट 5 जो है वो यूनियन की बात करता है, जिसका आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आपको देखने को मिलता है। 52 अनुच्छेद से लेके 151 अनुच्छेद तक आपका पूरा जो है वो संघ में आता है, यूनियन में आता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर पार्ट 5 में। इसी प्रकार से जो राज्य है, स्टेट जिसको हम बोलते हैं, वो पार्ट 6 में आता है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ ताकि आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ ईज़िली। इसका आर्टिकल शुरू होता है 152 से लेकर आपका 237 तक। तो अब इसमें भी जैसे आप देखते होंगे हर जगह एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेजिस्लेटिव हेड होते हैं और जुडिशियल हेड होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो यहाँ पर पूरी राज्य व्यवस्था है, पूरी तरीके से हम जो डेमोक्रेसी टिकी हुई है हमारी, वो 3 पार्ट पे टिकी हुई है। एक तरफ है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, एक तरफ है लेजिस्लेटिव, विधायिका और एक है जुडिशरी, ठीक है? लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है केंद्र में, और राज्य में आपको विधान परिषद या विधानसभा देखने को मिलेगी, ठीक है? तो जहाँ पर होता है काम लॉ मेकिंग का, कानून बनने का, इसका काम होता है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ये उस कानून को कार्यान्वित कराते हैं, जिसमें कैबिनेट, उनके अंदर सेक्रेटरी, उनके अंदर लेवल पे अलग-अलग डिपार्टमेंट में जितने भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, वो सब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में आते हैं। साथ-साथ में जुडिशरी, जो कानून बना है वो हमारे संविधान सम्मत है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इसकी जाँच करना, इसकी स्क्रूटनी करने का काम हमारा जुडिशरी का होता है। और हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में हाई कोर्ट होता है, उसके अलावा स्टेट में सबॉर्डिनेट कोर्ट या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो इसी प्रकार से यूनियन को भी डिवाइड किया जाता है और स्टेट को भी डिवाइड किया जाता है। तो चलिए थोड़ी इसमें हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में हमारे पास प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है? एग्जीक्यूटिव का जो आर्टिकल है वो 52 से लेके 78 तक देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, 52 से लेके 62 तक आर्टिकल है। वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेके 72 तक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि इंपॉर्टेंटली यहाँ पर देखने को मिलती है 73 में। मंत्रिपरिषद जिसको आप लोग जानते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं केंद्र में, सेंटर में हमेशा क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर कैबिनेट होती है, और उस कैबिनेट के साथ-साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अदर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज और अलग तरीके से डिफरेंट चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 में डेफिनिशन है इनका। तो इलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, तो हमको ये बात हमेशा पता होना चाहिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो अपॉइंटेड है बाय द प्रेसिडेंट, बट जो पार्टी ज़्यादा सीट्स लेके आती है लोकसभा की, ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं के पार्टी के मेंबर क्या करते हैं, एक व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं, वो जाके प्रेसिडेंट के पास में बोलते हैं कि हमारे पास में इतना लोगों का बहुमत है और मैं यहाँ पे सरकार बना सकता हूँ। तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को, उस प्रोमिनेंट व्यक्ति को पीएम बनाती है, और वही पीएम अपने साथ-साथ क्या करते हैं, अपनी कैबिनेट का भी नाम प्रेसिडेंट को देते हैं। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ-साथ पूरी कैबिनेट को भी अपॉइंट करती है। उसके साथ-साथ में अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल 75, ठीक है? फिर क्या कहा जाता है, ये पूरा पार्ट आपका किसका हो गया, ये एग्जीक्यूटिव हो गया। रीशफल क्यों किए गए? क्योंकि वेस्ट बंगाल के सीवी आनंद बोस ने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया, पोस्ट वैकेंट हो गई वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में जैसा आपको पता है कि इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए गए हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पोस्ट को वैकेंट रख दी जाए प्रेसिडेंट की पावर की। तो इलेक्टेड होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे, इनकी ओथ होती है जो कि सीजीआई करवाता है, ठीक है? मैं पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इनके पास पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास में, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, मिलिट्री पावर और वीटो पावर। इस प्रकार से अलग-अलग पावर आपको देखने को मिलती है। लेजिस्लेटिव पावर में समन करना, नए सेशंस को बुलाना, ठीक है? बजट सेशन को बुलाना, जैसे अभी रिसेंटली बजट सेशन चल रहा है, ठीक है? किसी भी तरीके से प्रोरोगेट करना, डिसॉल्व करना आपका लोकसभा को,
और ऑर्डिनेंस लेके आना आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश लेके आना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कहाँ पर? स्टेट के अंदर। किसमें देखेंगे? स्टेट के अंदर। तो स्टेट में पार्ट 6 152 से लेके 237 इसी तरीके से मैं पूरी डिटेल में चीज़ों को लेके चलता हूँ, ठीक है? एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर आपको गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे, एग्ज़ैक्टली सेम काम होता है इनका, एग्ज़ैक्टली सेम काम होता है आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक। अब इसमें यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि भाई ये इलेक्टेड होते हैं? नो, इलेक्टेड नहीं होते हैं। सिलेक्टेड होते हैं? येस। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, वो यहाँ पर क्या करती है? इनको सेलेक्ट करती है और इनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनके पास भी बहुत सारी पावर होती है। जैसे यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाने का जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट के पास में 1, 2, 3 है, उस प्रकार से यहाँ पर भी गवर्नर भी यहाँ पर ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी 213। अब देखो जाए प्रेसिडेंट की पावर की, तो इलेक्टेड होते हैं यहाँ पे, इसको आर्टिकल चेंज कर लीजिएगा 76 यहाँ पर आर्टिकल आपका क्या होता है? अटॉर्नी जनरल का होता है, ठीक है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली जाए। डेफिनेशन यहाँ पर स्टेट की 152 में दिखाई गई है। एग्जीक्यूटिव गवर्नर और यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सारे होते हैं। एडवोकेट जनरल आपको देखने को मिलते हैं 165 में। तो एग्जीक्यूटिव अगर बात करोगे 153 से लेकर 167, गवर्नर 153 से लेकर आपका 162, स्पेशल एक ऑर्डिनेंस के लिए 213 भी आपको देखने को मिलता है, 213 भी देखने को मिलता है, ठीक है? ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है? इसको आर्टिकल चेंज कर लीजिएगा। अब कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिनके पास में क्या होता है, ठीक है? एक देखो कॉन्सेप्ट होता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर का। बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? द्विसदनीय संसद व्यवस्था। अब देखो स्टेट है, ठीक है? मैं लेके आया हूँ आपके लिए समझाने के लिए आराम से आपको, ठीक है? जो स्टेट होते हैं बाईकैमरल द्विसदनीय सदन व्यवस्था, कहने का मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो यहाँ पर विधायिका है, उसके 2 सदन होते हैं। एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस, ठीक है? तो केंद्र में तो आपको देखने को मिलता है, जैसे केंद्र में अपर हाउस क्या है? राज्यसभा और लोअर हाउस क्या है यहाँ पर? लोकसभा। वैसे कई सारे स्टेट में भी ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आप यहाँ पर जो है विधानसभा बोल देते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और कुछ सारी जगहों पर आपको विधान परिषद भी देखने को मिलता है। किन जगहों पर विधान परिषद देखने को मिलता है? कुंभ में आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका बिहार, ठीक है? इन सब जगहों पर आपको जो है ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। चलिए जम्मू कश्मीर की बात कर लेता हूँ। जम्मू कश्मीर में ये कैंसल हो चुका है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में उसको यूटी बना दिया गया था 2019 में, आपको पता होगा तो, ठीक है? तो ये है, यह कॉन्सेप्ट आया कहाँ था? डायरकी से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यहाँ पर मैप के साइज़ आपको बता देता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बिहार में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, उसके साथ-साथ में आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। दैट आफ्टर कर्नाटका में बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा आपको। शाहकुंभ जैसे मैंने आपको बोला, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है? बिहार है, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्रा, तेलंगाना और आंध्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आपके अलग-अलग स्टेट हैं। यहाँ पर मैप के साइज़ आपको बता देता हूँ। तो इन केस अगर हम आर्टिकल्स की बात करें गवर्नर रिलेटेड, तो आर्टिकल 153 में एक स्टेट में यहाँ पर गवर्नर अनिवार्य है और एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट को भी यहाँ पर गवर्न कर सकता है, आर्टिकल 153 में कहा गया है। आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है। कहने का मतलब स्टेट में सर्वोच्च पद या सर्वोच्च पावर जो होगी, वो एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होगी, गवर्नर हेड होंगे वो। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जैसे यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में पूछा गया है। तो इन आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक वर्ड है डी ज्यूरे और एक वर्ड है, दोनों फ्रेंच वर्ड है, डी फैक्टो। डी ज्यूरे का मतलब होता है नाम के हेड, दैट मीन्स उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। डी फैक्टो दैट मीन्स रियल हेड, ठीक है? ये होते हैं आपके रियल हेड। जैसे आप सेंटर में देखें, सेंटर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ऐसा ही हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डी ज्यूरे का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि संविधान के अनुसार तो एग्जीक्यूटिव हेड जो है सेंट्रल में, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वो कौन है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एग्जैक्टली स्टेट के अंदर वो गवर्नर हो जाते हैं आपके। वैसे ही डी फैक्टो बट रियल हेड जो है, रियल जिनके पास पावर है, वो हो जाते हैं सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, एग्जैक्टली स्टेट में हो जाते हैं सीएम। तो इसी बात को हम लोग अब यहाँ पर थोड़ा और बेहतर तरीके से यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर जो है आर्टिकल 154 में लिखा गया है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, कार्यपालिका के हेड होते हैं। क्यों? डी जूरे से इनको डिफाइन किया गया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। बट डी फैक्टो अगर हेड की बात करोगे स्टेट के अंदर, वो सीएम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। किनका? गवर्नर का। दूसरी बात, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जब तक ये पोस्ट पे हैं, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में 2018 में पूछा जा चुका है। इम्यून होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए, अगर वो अपनी पोस्ट पे हैं, सीट पे हैं, पावर में हैं, संवैधानिक
व्यवस्था में हैं, संवैधानिक पद पे हैं, चाहे गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, उनको ना तो अरेस्ट किया जा सकता है अपने पोस्ट पे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इनका इनका रिकमेंडेशन कैबिनेट करती है, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर ले, अगर गवर्नर की स्पेशली बात करें तो 5 साल का इनका टर्म होता है, लिखा गया है, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इनको कहा जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्वालिफिकेशन आर्टिकल यहाँ पर बात कर ली जाए, आर्टिकल 154 में, तो क्वालिफिकेशन टर्म्स पे बात करें जब 35 वर्ष की उम्र होती है, जैसे महामहिम या राष्ट्रपति की होती है, तो महामहिम या एग्जीक्यूटिव हेड अगर बात करोगे तो सेंटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और स्टेट के अंदर आपके गवर्नर कहलाते हैं, ठीक है? अब ये क्या काम करते हैं? जैसे मान लीजिए सेंटर है, सेंटर ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पावर है, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर लोक व्यवस्था का लिया हुआ है, वो सेंटर ज़्यादा मजबूत है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है, ठीक है? बट हम भी एक क्या है भाई, एक फेडरल नेशन की तरह है, हमारे यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेंटर में भी गवर्नमेंट है, उनके पास भी बहुत सारे चीज़ों पर कानून बनाने की पावर है, और भारत ने यहाँ पर अगर आप बात करोगे शेड्यूल 7 में, तो बहुत सारे आपके पावर्स को डिस्कशन किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत, ठीक है? तो वो करते हैं। गवर्नर का काम क्या क्या होता है कि भाई सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करना या ब्रिज का काम करना। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, जहाँ पर सेंटर काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए वो सेंटर अपॉइंट करता है अपना एक इंटरमीडिएटरी, किसके लिए? स्टेट के लिए, बट वो सेंटर थ्रू अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये इम्यून होते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये दोनों बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। तो अगली बात यहाँ पर करें हम लोग, ओथ होती है, जो ओथ कंडक्ट कौन कराता है? जैसे आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ होती है, वो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड। उसी प्रकार से जो गवर्नर होते हैं, उनकी भी ओथ कराई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ दैट रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट। उस स्टेट के जो हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, उच्चतम न्यायालय न्यायालय वो हो जाता है हाई कोर्ट, वहाँ से उनको यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। फिर आर्टिकल 160 जो कि डिस्चार्जेस की बात करता है गवर्नर को सर्टन कंटिजेंसीज को लेकर, आर्टिकल 161, 162 इस तरीके से अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को वो क्या करते हैं भैया, पावर में लेते हैं। उसके अलावा एक और आर्टिकल है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 213, एग्जैक्टली 200 123 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है, ऑर्डिनेंस पावर को लेकर, अध्यादेश के अधिकार को लेकर। उसी प्रकार से राज्य में जो एग्जीक्यूटिव हेड हमारे गवर्नर होते हैं, उनके पास भी ऑर्डिनेंस की पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये हमको पता होना चाहिए यूनियन में कौन करता है और स्टेट में कौन करता है। क्लियर? यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उन पर मैं ज़्यादा आपको फोकस करवाता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है? अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम और कैबिनेट, और अपॉइंट कौन कर रहा है इनको? वो कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी सारी बातें अभी मैंने आपसे करके आई कि यूनियन में डी ज्यूरे हेड होते हैं प्रेसिडेंट, बट डी फैक्टो हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से स्टेट के अंदर डी ज्यूरे हेड होते हैं गवर्नर, बट डी फैक्टो हेड होते हैं आपके सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाता हूँ। क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, जैसे एज की क्वालिफिकेशन की स्पेशली बात कर लूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, जहाँ जहाँ मैं आपको बताता चला, बस उसी पे ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या है? इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा है यहाँ पे कि वो दोनों हाउस के में से किसी के भी मेंबर ना हो। अब स्टेट के दोनों हाउस की बात हो रही है, जैसे बाई कैमरा लेजिस्लेचर मैंने कई बार आपको बताया, द्विसदनीय सदन व्यवस्था स्टेट में हमारे पास में विधानसभा के साथ साथ कई सारे स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ता कुंभ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। जैसे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये वो राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है? इसके अलावा इनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में एलिजिबिलिटी इनके पास एक मेंबरशिप की होती है कि ये इनकी एलिजिबिलिटी विधानसभा मेंबर बनने की भी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जाती है कि गवर्नर कभी भी रेजिडेंट स्टेट के नहीं बनते, मतलब जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पर उनका रेजिडेंट होता है, जहाँ के वो रहवासी होते हैं, उस स्टेट में कोई पक्षपात ना हो, इसीलिए उस स्टेट का उनको गवर्नर नहीं बनाया जाता है, अदर स्टेट का बनाया जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए एज क्वालिफिकेशन कितनी है? 35 साल। तो एग्जैक्टली सेम गवर्नर के लिए भी कितनी होती है? 35 साल। इसको हम लोग जो है ना, दोनों को कोरिलेट करते हुए यहाँ पर जो है पढ़ते हैं, दोनों को समझते हुए पढ़ते हैं, एक साथ यहाँ पर चीज़ों को लेते हुए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। आई होप दिस मच बी क्लियर। एग्जैक्टली जितना प्रेसिडेंट के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के भी 35 साल। लेकिन गवर्नर से नीचे कोई पोस्ट होती नहीं है। जैसे मान लीजिए सेंटर में आपका प्रेसिडेंट है, उनसे नीचे की एक पोस्ट क्या है? इनकेस अगर प्रेसिडेंट नहीं है या रिज़ाइन कर दिया उन्होंने या वो आउट ऑफ पावर हैं, ठीक है? तो वाइस प्रेसिडेंट उनका स्थान ले लेते हैं, उनका वर्क यहाँ पर देखते हैं, उनकी पोस्ट को संभालते हैं। वैसे ही गवर्नर के लिए ऐसा कोई पोस्ट नहीं है कि उनके लिए कोई डेप्यूटी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा कोई स्थान होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्थान जो होता है वो आपका यूनियन टेरिटरीज़ में होता है, यूटीज़ में होता है। ये हम लोग बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 35 वर्ष की उम्र है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? दूसरा पीएम के लिए कितनी एज होती है? 18, 25, 30 या 35। बात समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से। ये मैं क्यों लेके आया हूँ आपके लिए? राज्यसभा की जो सीट होती है, राज्यसभा मेंबर बनने की वो उम्र होती है 30 साल, 30 ईयर्स। लोकसभा के लिए 25 साल, ठीक है? तो लोकसभा मिनिमम एज है, तो इसीलिए यहाँ पर
जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा से भी आ सकते हैं, इसीलिए मिनिमम एज जो है ना वो 25 साल है, 18 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष वोटिंग का एज है, ईयर ऑफ वोटिंग है, ठीक है? मतदान करने का जो आपका अधिकार मिल जाता है वो 18 वर्ष में मिल जाता है। इवन मैरिज करने का भी अधिकार यहाँ पर जो है बालिकाओं को, लड़कियों को 18 वर्ष मिल जाता है। ये बात चल रही है कि इसको बढ़ा के 21 और यहाँ पर एक जो बॉयज़ की है उसको 21 से 25 किया जाए, ठीक है? अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए आपका 35, ठीक है? अगली बात यहाँ पर, वैसे ही सीएम के लिए भी यहाँ पर जो है 25 वर्ष रखी गई, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए भी 25 वर्ष होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद जो होती है वो आपका 30 वर्ष की होती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ये सारी बातें आपको समझ में आई। तो अगली कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। तो कौन-सा अनुच्छेद है जो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ऑब्वियस सी बात है, अपॉइंटमेंट की आप बात करेंगे तो वो आर्टिकल 155 में आएगा। जैसे मैंने पढ़ा है वही आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। दूसरी बात कर लें यहाँ पर, आर्टिकल 153 बात करता है एक पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पर गवर्नर हेड होंगे, क्लियर है? दूसरी बात, इसी प्रकार से आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, क्लियर? दैट आफ्टर अगर बात करी जाए, आर्टिकल 163 किस चीज़ से बिलॉन्ग करता है? ये क्वेश्चन मार्क है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन-सा करेक्ट है? गवर्नर इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव से? नहीं, ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अपॉइंटमेंट होता है इनका बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर? दूसरी बात यहाँ पे तो ये गलत है। गवर्नर होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को 5 साल के लिए, भाई फिक्स नहीं है, होता 5 साल के लिए है लेकिन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो गवर्नर पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पार्ट नहीं होते हैं लेकिन गवर्नर के पास अधिकार होता है, उनका कुछ पावर होती है कि जैसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट है, ठीक है? तो जब भी कोई नया बजट का सेशन आता है, तो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं वहाँ पर। राष्ट्रपति अपना संबोधन देते हैं। उसी प्रकार से हर 5 साल में जब नई लोकसभा आती है, तो उसको भी कहते हैं कि भाई मेरी सरकार आ रही है ये, क्लियर? क्योंकि अपॉइंट तो करने वाले वही हैं, क्लियर है? तो ये हमको पता होना चाहिए, गवर्नर हमारे पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता, पार्लियामेंट बोला जा रहा है, ध्यान रख लेना। बट गवर्नर स्टेट के अंदर भी जैसे राष्ट्रपति पहले बजट का संबोधन करते हैं, उसी प्रकार से गवर्नर स्टेट में जब स्टेट बजट आता है तो उसका भी संबोधन करते हैं, उसको भी एड्रेस करते हैं। गवर्नर कांट बी रिमूव, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी हो जाएगा, ठीक है? ये करेक्ट ऑप्शन है और इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए दिल्ली की स्पेशली बात कर ली जाए तो उसके लिए आर्टिकल 239 AA, ये मैं आपको बता के आ ही रहा हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो ये आर्टिकल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर रोल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अगर मैं बात करूँ, रोल और डुअल नेचर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, साथ-साथ में लिंकेज का काम करता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। और इसी के साथ-साथ में एक फेडरलिज़्म के लिए बहुत सारे स्टेट यहाँ पर ये भी आरोप लगाते हैं या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सेंट्रल की नीतियों को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है स्टेट के अंदर, या बहुत ज़्यादा टसल एक तरीके से स्कर्मिशेस क्रिएट हो जाती हैं गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। पॉजिटिव डायमेंशन की बात करी जाए, क्रिटिसिज्म की बात करी जाए, तो पॉलिटिसाइजेशन यहाँ पर राजभवन का या गवर्नर ऑफिस का होने लगा है। ये रिसेंटली डेज़ में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके अलावा एजेंट जो कि इसके लिए कोट करता है, बहुत सारे स्टेट कोट करते हैं कि इनको एजेंट ऑफ द सेंटर कहा गया है, ठीक है? क्योंकि कई मायनों में ये देखा जाता है पिछली सरकारों में कि केंद्र सरकार ने राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कई बार राज्यपालों का सहारा लेते हुए काम किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल के पास अधिकार होता है, अगर स्टेट फंक्शनरी सही से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि उस पर्टिकुलर राज्य में आप स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पर किए गए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआर बोमई केस, जिसमें यहाँ पर ये कहा था आर्टिकल 356 जो है एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पर जो है लगाया जा सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हुए, जैसे कि अगर मैं स्पेशल कमिटीज़ की बात करूँ, तो सर पुन राज, इस तरीके से एक आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, जैसे सरकारिया कमेटी, जो रेयर यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 की बात करता है, मतलब स्टेट इमरजेंसी को जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। उसके अलावा पंछी कमेटी, जो कि फेडरल बैलेंस की बात करता है कि स्टेट अपने लेवल पे काम करे, कानून बनाए, और सेंट्रल अपने लेवल पे काम करे और कानून बनाए। उसी प्रकार से राजमर कमेटी, जो रिड्यूस करता है सेंट्रल डोमिनेंस की। तो इस प्रकार से अलग-अलग कमेटी यहाँ पर आई हुई हैं। ये रिसेंटली अपडेट आपको देखने को मिलेगा 16 तारीख को, जो यहाँ पर आर.एन. रवि जो हैं, जो पहले तमिलनाडु के थे, अभी यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल के नए आर.एन. रवि नए गवर्नर वेस्ट बंगाल के बनाए गए हैं। क्रिटिसिज़्म अगली-अगली बातें हैं, ये सारी बातें भी हम लोग आपको बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट हम ज़रा और एमसीक्यूज़ देखते हैं ज़रा। तो आर.एस. बोमई केस किस चीज़ से रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स से। और दूसरी बात आपको बता दूँ, फंडामेंटल राइट हमारा जो है वो पार्ट 3 का पार्ट है, ठीक है? नहीं, इसका पार्ट नहीं है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है। इलेक्शन ड्यूटीज़ से नहीं, पंचायती राज से नहीं, जुडिशियल रिव्यू से नहीं। ये बात करता है बोमई केस आर्टिकल 356 के तहत। इसके अलावा कौन से रिकमेंडेशन में, कौन सी कमिटी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन बात करी है और लिमिट किया है आर्टिकल 356 के यूज़ को, जो कि स्टेट इमरजेंसी है? तो मंडल कमेटी नहीं, ये ओबीसी से रिलेटेड था, ये ओबीसी से रिलेटेड था।
उसके अलावा सरकारी और पंची कमेटी, ये दोनों ही कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फाइनेंशियल कमेटी उसका आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो मेरा ऑप्शन में अगर आप कमेंट में बताइएगा फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है। तो ये सारी पावर्स होती हैं गवर्नर की। अगर स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, तो थोड़ा मैं यहाँ पर गवर्नर गवर्नर की पावर्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव पावर। जब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, तो ये पावर देता है कार्य कार्यपालिका के तहत इनके पास, गवर्नर के पास कितनी पावर आती है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इसका मतलब अपॉइंटमेंट करना सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेट के अंदर जो पार्टी जीत के आती है, वो बहुमत के आधार पर अपने सरकार बनाने के लिए दावा पेश करती है, किसके पास जाके? गवर्नर के पास जाके। और गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन पावर है, कि जिसके पास में बहुमत ज़्यादा होगा, उसको वो वहाँ उस स्टेट का क्या बना देंगे, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड स्टेट का सीएम बना देंगे। और उस सीएम के पास में एक लिस्ट होती है, जो कि उसके कैबिनेट की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है, मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की होती है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो अपॉइंटमेंट भी होता है, किनका अपॉइंटमेंट हो रहा है यहाँ पर? सीएम और गवर्नर का, वो भी किसके हाथों हो रहा है? यहाँ पर गवर्नर के हाथों हो रहा है। दूसरा, एडवोकेट जनरल, जिस प्रकार से सेंटर में आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं, उस प्रकार से स्टेट में आपके एडवोकेट जनरल होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट करना। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, जैसे यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उसी प्रकार से स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट हमारे कौन करते हैं? उस स्टेट के गवर्नर करते हैं। क्लियर हो गई बात? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर यहाँ पर बात करी जाए स्टेट के लेजिस्लेटिव समन। अच्छा, ये कैसी पावर है? ये पावर है लेजिस्लेटिव पावर। कहने का मतलब, जो विधानसभा है, या जिसको आप लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देते हैं, उसमें उसको बुलाने का, समन करने का, सेशन को बुलाने का। आपको पता होगा कि चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट हो, ठीक है? चाहे पार्लियामेंट हो, इधर लिख देता हूँ मैं, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, दोनों में ही 3-3 सेशन होते हैं। इसको बोलते हैं बीएमडब्ल्यू। ठीक है? बीएमडब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पर बजट, मानसून और विंटर। जैसे अभी रिसेंटली बजट सेशन चल रहा है, तो सेशन बुलाने का काम करते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिसॉल्व करने का भी काम यहाँ पर करते हैं उस लोकसभा को, सॉरी, लोकसभा को तो प्रेसिडेंट करते हैं, तो विधानसभा को कौन करेगा? विधानसभा को करेंगे यहाँ पर गवर्नर। ये उनके पास में पावर रहती है। नेक्स्ट, पहले जो भी बजट सेशन होता है, उसमें एड्रेस करने का काम करते हैं। उसके अलावा जितने भी बिल आते हैं स्टेट असेंबली के अंदर, उनको असेंट करने का, मंजूरी देने का, रिकंसिडर करने का, और उसके साथ-साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भेजने का काम भी यहाँ पर किसका होता है? गवर्नर का होता है। इसीलिए ये पावर इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्तियाँ हैं। दूसरी बात, 1/3 मेंबर जो होते हैं, सॉरी 1/6 मेंबर जो होते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब विधान परिषद में, उनको भी इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। फिर उसके बाद पावर आ जाती है यहाँ पर ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल 213 में डिस्कस किया गया है कि अगर बजट सेशन ना चल रहा हो, जिस प्रकार से आपको पता है पार्लियामेंट में अगर में सेशन नहीं चल रहा होता है और सरकार को कोई कानून लाना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है। जैसे रिसेंट डेज़ में अगर आप देखोगे, तो कृषि बिल जो कानून आए थे, 3 फार्म बिल्स आए थे, उसको सरकार ने इसी प्रकार से लाया था और उसको एज़ अ कानून बना दिया गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको अपनी आर्टिकल 123 की पावर का यूज़ करके, ऑर्डिनेंस की पावर का यूज़ करके उसको लाया गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बाद में उसको 6 महीने के अंदर-अंदर पास करा लिया गया, या मैक्सिमम ड्यूरेशन 7.5 महीने होती है, 7 एंड हाफ मंथ्स होती है। उसी प्रकार से स्टेट के अंदर भी गवर्नर के पास में आर्टिकल 213 के तहत यहाँ पर पावर देखने को मिलती है आपको, कि राज्य में भी अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव विधायिका सेशन में नहीं है, सरकार को कानून बनाना है, तो वो यहाँ पर हेल्प लेता है गवर्नर का आर्टिकल 213 के तहत, और आर्टिकल 213 का प्रयोग करके गवर्नर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो इसीलिए इनके पास में 6 मंथ प्लस 6 वीक का टाइम रहता है। तो दोनों ही मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। और लेजिस्लेटिव पावर को अगर हम लोग देखें, तो स्टेट में सभी प्रकार के बिल को मंजूरी देने का काम, ठीक है? इमरजेंसी पावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है। 200 सॉरी इमरजेंसी पावर, जो कि 356 के तहत आपको देखने को मिलती है गवर्नर का। इसका काम है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को नोटिस प्रोवाइड कराना कि स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रूप में काम नहीं कर रहा है, अस्पष्ट है, वेग है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, ये रिकमेंड कर देते हैं स्टेट इमरजेंसी को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये बेसिक सी बात आपको समझ में आई। तो चलिए, ये पर्टिकुलर स्टेट के आपके गवर्नर हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के गवर्नर आपके कौन है? जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल नज़ीर। उसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश के, तो वो हैं जनरल कैवल्य त्रिविक्रम प्रनिष्क। नेक्स्ट, आसाम के आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट, बिहार के जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर, कौन हुए हैं? सैयद अता हसनैन। छत्तीसगढ़ के रेमन टेका, ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है? दैट आफ्टर अगर यहाँ पर बात करें, गोवा के पशुपति अशोक गजपति राजू, गुजरात के आचार्य देवव्रत, और हरियाणा के अश्विन कुमार घोष। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के जो रिसेंटली अपॉइंट हुए यहाँ पर, कविंद्र गुप्ता, संतोष कुमार
गंगवार झारखंड के, इसी प्रकार से थावरचंद गहलोत कर्नाटका। नेक्स्ट आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिनको केरला के साथ-साथ अब तमिलनाडु का भी यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंगूभाई चंगूभाई पटेल, इसके अलावा महाराष्ट्र के जिनशू देव वर्मा, मणिपुर के यहाँ पर आपको अजय कुमार भल्ला, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, फिर यहाँ पर मेघालय के सीएच विजय शंकर, सीएच विजय शंकर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट मिजोरम के रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह, वीके सिंह। नेक्स्ट नंद किशोर यादव, नागालैंड के। नेक्स्ट उड़ीसा में हरिभाऊ कंबमपति, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, दैट आफ्टर राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बगड़े, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, दैट आफ्टर आर्लेकर तमिलनाडु, इनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के। नेक्स्ट त्रिपुरा के यहाँ पर आपको सेना रेड्डी नल्लू, इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, उसके अलावा उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, और वेस्ट बंगाल के तमिलनाडु में पहले थे, अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल आए हैं टीएन रवि। ये लिस्ट मैं कई बार आपके सामने लेके आया हूँ, तो इसको आप लोग इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। यही अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट ये हुए, मैंने सारे गवर्नर आपको यहाँ पे लिस्ट में बता दिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पर अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट में गवर्नर, उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज में आपको यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलता है। तो इसमें भी अगर बात करें आप, तो यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से जो जम्मू एंड कश्मीर है, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। उसके अलावा सेंटर में देखोगे यहाँ दिल्ली, इस तरह दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, यहाँ पर लक्षद्वीप, और इस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर पुडुचेरी देखने को मिलेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं। एक बात समझिएगा, जिन जिन राज्यों में जिन जिन राज्यों में असेंबली है, ठीक है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी मतलब हम लोगों ने अंग्रेजी को इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलने लगते हैं, बट वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। दूसरी बात, जैसे छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। यहाँ पर कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर एडमिनर पीके जोशी हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ड्यूटीज जैसे एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया छत्तीसगढ़ के, ये पंजाब के भी हैं, और आपके चंडीगढ़ के भी हैं, चंडीगढ़ के भी हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट दादरा नगर हवेली और आपके लक्षद्वीप, दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी की अगर बात करी जाए, तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे कौन, मनोज सिन्हा। उसी प्रकार से लद्दाख की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। ये पहले दिल्ली के थे, अब दिल्ली में यहाँ पर आ चुके हैं कौन, तरनजीत सिंह सांधु। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और पुडुचेरी के यहाँ पर कौन है, के कैलाश नाथन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं, पीवाईक्यू लगा लेते हैं यूपीएससी लेवल के। 2025 में क्वेश्चन आया था इंडियन पॉलिटी को रिफर करते हुए इनके स्टेटमेंट को लेकर, जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस टू द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, ऐसा है, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन पे बात करते हैं, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो यहाँ पर नहीं होती है, ठीक। दूसरा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, member of state legislature are not liable for any proceedings in any court respective for the anything said in the house। तो यहाँ पर अगर सिंपल सी बात करें, तो ऑप्शन तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, किसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए। कैसे करेक्ट हो जाते हैं कि किसी भी पद के लिए अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो अपनी जो विवेकशील शक्तियाँ होती हैं उसके लिए आंसरेबल नहीं है गवर्नर किसी भी पार्ट ऑफ ऑफिस पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, पहला आंसर भी करेक्ट है, दूसरा आंसर भी करेक्ट है, और तीसरा आंसर भी यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कुछ स्फेयर में, 2025 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, कि गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट इज ऑन डिस्क्रिप्शन, सही है, अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करता है। क्योंकि चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर और राष्ट्रपति को सजेशन दिया गया था कि वो अपने जो बिल्स होते हैं उन पर यहाँ पर क्या लगाएं, लिमिट लगाएं, एक पर्टिकुलरली इतने समय में उनको ये बिल जो है पारित करना ही है, उस पर आंसर करना है, आंसरेबल बनाया है उनको, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया his or own reserve the bill passed by the state legislature considered without being a forward by the governor। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अपने स्वयं से किसी भी राज्य विधानमंडल से पारित किसी भी विधेयक को यहाँ पर क्या कर लेगा, ठीक है, संबंधित बिल को अग्रेषित करने पर विचाराधीन आरक्षित रख सकता है, अपने पास रख सकता है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है सर्टन स्फेयर में गवर्नर ऑफ स्टेट को उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये आपको बता के आ रहा था जब तक वो ऑफिस पे होते हैं, तो उन पे किसी प्रकार से, चाहे गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन पे किसी प्रकार से कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। द emolument and the allowance of the governor of that state shall not be diminished during the term of office। तो यहाँ पर भी बात कर ली जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही उनके ऑफिस में, यहाँ पर जब भी ऑफिस में होते हैं, किसी प्रकार से उनके जो अलाउंसेस होते हैं उनको कम नहीं किया जाता है। ठीक है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 2014 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे सेंडिंग रिपोर्ट पे। ठीक है? तो सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर पे बात हो रही है, उनकी विवेकाधीन शक्तियों पर बात हो रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, ये नहीं होता, ये उनकी डिस्क्रिशन पावर नहीं होती है, जिसको यहाँ पर सीएम चाहते हैं, वो यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। रिजर्वेशन ऑफ द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी, कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको ये रिजर्व कर सकते हैं। येस, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 करेक्ट है यहाँ पे। 4 क्या है, मेकिंग ऑफ रूल, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं ये सब नहीं बनाते हैं, ये काम करने का बाद ये दोनों पावर जो होती है ना, ये दोनों पावर जो होती है, ये सीएम की पावर है। ठीक है? इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ही करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 2013 में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर बात कर ली जाए, इन इंडिया अगर भारत में बात कर ली जाए, एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, हाँ। ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया सेम पर्सन कांट बी, नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है? करेक्ट कौन-सा होगा? तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है? तो इस ऑप्शन पे बात करते हैं यहाँ पे। द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है जजों को, ठीक है? नहीं, जज अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट, नहीं। देखिए, प्रेसिडेंट की पावर यहाँ पर, प्रेसिडेंट की पावर की जब अपन बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस दोनों को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर गवर्नर की पावर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट जाएगा। फिर यहाँ पर बात करती है, नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ फ्रॉम हिज पोस्ट। हाँ, ये नहीं थी। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये सेशन आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।